फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने समय को वापस खरीद लेते हो। इंजीनियरिंग में मेरा टोटल एक्सपेंस फॉर 4 years was 56,000 rupees. ओके, And my son's 1 month fees today is 40,000 rupees. क्या स्ट्रैटेजी मैं बनाऊं कि इससे मैं एफडी से बेटर रिटर्न यील्ड कर लूं और ऑप्शन सेलिंग भी कर लूं जिसमें इतना रिस्क भी ना हो? Options trading is not about skill, it's about emotions. अगर आप 2.5 लाख से नीचे कैपिटल लगा रहे हो ना तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप मत आओ इस मार्केट में। आपको ज्यादा कमाना है या आपको ज्यादा देर कमाना है। इंडिया में आज एक 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी जो मार्केट कैप की है उसका 10x होने का चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ रिलायंस। 55,000 रुपए का लॉस हुआ 2 दिन के अंदर। ओके, ठीक है, हिम्मत नहीं होती उस पोजीशन को काटने की। योलो वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, यू ओनली लिव वंस। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द डीमन। आज की जनरेशन ये देखती है कि मैं आज सबसे एक्सपेंसिव चीजें खरीदूं। जो अपने सोचे थे ना हमेशा कि यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, तो वो काश आ गया। एवरीथिंग इन लाइफ इज एसोसिएशन। आप किसके साथ एसोसिएट करते हो ना उससे ही आपकी ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ सेट होती है। Hello Sanjay, welcome to our podcast. We were waiting to invite you for a long time now because बहुत सारी ऑडियंस हमारे पास ऐसी है जो ये जानना चाहती है कि financial freedom achieve कैसे करते हैं. Thank you so much. And since you are one of them who has achieved financial freedom below the age of 40, which is commendable I guess, तो आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस, आपका थॉट प्रोसेस आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम एग्जैक्टली होता क्या है, आपके लिए कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम वर्क किया है वर्सेस उनके लिए कैसे वर्क करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काफी पर्सनल होता है ये। सो टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हिसाब से होता क्या है इन अ वेरी रॉ एंड रफ लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एट अपसर्ज। और फाइनेंशियल फ्रीडम देखिए इज समथिंग व्हिच शुड बी टॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सबसे पहले तो मेरी कंप्लेन यही है कि एजुकेशन सिस्टम से कि पैसे के बारे में हमें सिखाया ही नहीं गया, जो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा एलिमेंट बनने वाला है। राइट। सेकंड बात यह है कि आप हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा, खासकर जैसे सर्विस क्लास के पेरेंट्स होते हैं। मेरे फादर पहले ओएनजीसी में काम करते थे, बट मेरे फादर थोड़े यूनिक थे इस मामले में। उन्होंने मेरे को बहुत इन्वॉल्व रखा क्लरिकल वर्क में। ओके। तो क्लरिकल तब के जमाने में क्लरिकल वर्क बहुत होता फाइनेंस कर रिलेटेड, व्हिच आई विल स्पीक अबाउट। तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा शायद मुझ में इंट्रीगनेस आई कि भाई सीखते हैं इसके बारे में। बट ना ही हमारे पेरेंट्स भी पैसों के बारे में बात करते, दे डोंट वांट देयर किड्स टू नो कि पैसा कहाँ था कहाँ है। अब थोड़ा अडॉप्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ, पर मेरे टाइम पे ऐसा था। एंड सो दीज टू थिंग्स हैव एंग्रेन्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि पैसा बुरी चीज है, पैसा एक डीमन की तरह देखा जाता है। बात करना तो स्पेशली, हाँ, मतलब वो तो टैबू है बहुत बड़ा कि यार तूने बच्चे में पूछ कैसे लिया पापा से कि पापा पैसे कितने आपके पास। तो आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम को अब थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, बहुत उसका जो लोग बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने समय को वापस खरीद लेते हो। ओके। तो आपने जीवन भर नौकरी करी, समझिए फर्स्ट 10 years आपने नौकरी करी, तो जब आप नौकरी करते हो तो आप अपना समय बेचते हो पैसे लेने के लिए, और वो समय बिक चुका होता है। इट्स नॉट लाइक यूरोप की, इंडिया में यूरोप में आपको पता है कि 5 बजे के बाद फोन नहीं आएगा, सैटरडे संडे मेरा होगा, मैं बाहर जा सकता हूँ, मेरे 40 दिन की छुट्टी है तो 40 दिन की छुट्टी है। इंडिया में थोड़ा सा अलग सिस्टम है कि ठीक है, सैटरडे को बॉस का फोन आ गया, चलो, शाम को 8 बजे एक वीडियो कॉल आ गई, चलो, रात को 1 बजे आ गई, चलो, छुट्टी करी थी 1 महीना पहले बता के रखा था, सडनली जैसे आर्मी में छुट्टी माइनस करते थे, चलो काम पे लगो फिर से। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट इन इंडिया। तो आप एक बंधी बन जाते हो, ठीक है, यू बिकम अ स्लेव ऑफ टाइम स्पेशली। यस, एंड द टाइम इज गॉन। अब आपका टाइम बचा ही नहीं है। आप आई बैंकर्स को देखो, अभी पीछे मैंने केस सुना मैकेंजी के एक लड़के का, सौरभ लद्दा करके। इट वाज वेरी सैड टू नो दैट अ गाय हु स्टडीड फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, आईआईटी से पढ़ा, आईएम से पढ़ा, मैकेंजी जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, और he had to commit suicide. तो मतलब इट वाज वेरी सैड सिचुएशन। क्या है ये स्टोरी एग्जैक्टली? तो सौरभ लड्ढा करके एक जेंटलमैन है, वेरी यंग बॉय, स्टडीड फ्रॉम आईआईटी, आई थिंक आईएम कलकत्ता से पढ़ाई करी, मैकेंजी लाइक द ड्रीम जॉब ऑफ एनी आईएम गाय वो लगा, बट 18 20 घंटे का काम था, एंड दैट्स वेयर ही गिव अप। वर्क प्रेशर की वजह से एट द एज ऑफ 25 26 समवेयर अराउंड दैट ही कमिटेड सुसाइड। नाउ दिस इज वेरी सैड एज अ सिचुएशन कि अगर एक व्यक्ति जिंदगी भर टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है तो कितना अच्छा होगा, कितना ब्राइट लड़का होगा, कितना मेहनती लड़का होगा, और उसको he had been subject to something like this. तो this people should realize कि money is not everything. तो धीरे धीरे अपने लाइफ में ऐसा बिल्ड करना चालू कर दो कि आपको पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली इज अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू वर्क एंड यू हैव बॉट बैक योर ओन टाइम फ्रॉम पीपल। तो ये मेरा डेफिनेशन है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 10 साल और काम करता हूँ और आई अटेन अ सर्टेन कॉर्पस,
बट 10 साल के बाद भी मेरा लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव होना स्टॉप नहीं करना चाहिए आइडियली। तो क्या मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम उस चीज की भी परमिशन मुझे देता है कि परमिशन नहीं देता है उस चीज की? देखिए, जितना आप शुरू में अपने आप को कंटेन रखोगे उतना ही आप आगे जाके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बेटर कर सकते हो। उसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं तब अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन में? आज की जनरेशन ये देखती है कि मैं आज सबसे एक्सपेंसिव चीजें खरीद लूँ। मैंने एक अपनी क्लास में एक्सरसाइज करी, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लासेस लेता हूँ, तो मैंने सबको बोला कि एक काम करो, आप लोग अपने घर जाओ और जो चीज को 1 साल से नहीं छुआ है उसको एक साइड में रख लो। ठीक है। It could be a watch, it could be an accessory, it could be clothes, it could be a shirt, anything which you have not touched. आपने कोई बेल्ट नहीं टच करी। तो अगली बार जब वो आए तो मैंने पूछा कितना भाई 100, अगर आपके पास 100 यूनिट सामान है तो कितना? तो आंसर वाज 60 to 70%. And in ladies it was, females it was 80-90%. Obviously they are more, मतलब उनकी शॉपिंग का तो अलग लेवल होता है। तो 60-70% एक आम व्यक्ति के पास ऐसा सामान है जो उसने 1 साल से नहीं छुआ है। ये एवरेज है, और शायद छूने भी नहीं वाला। और शायद अगर 1 साल से नहीं छुआ तो देयर इज वेरी रेयर चांस कि वो छुएगा उसको फिर से। तो आज अगर वो 1 साल में आप छू ही नहीं रहे हो तो जो आपने 1 साल पहले उसमें निवेश किया था या पैसा डाला था वो तो रद्द ही हो गया। भाई या तो इसको फिर गेट रिड करो, डोनेट कर दो, या फिर इसको सेल करके कुछ पैसे घर ले आओ वापस। आपको कचरा क्यों चाहिए घर पे जो चीज आप 1 साल से छू रहे नहीं हो? तब मेरे स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत लॉजिकल बात है। तो अब हमारा डिसीजन मेकिंग ये होना चाहिए, शर्ट अगर आपको शर्ट लेनी है, ट्राउजर लेनी है, तो आप एटलीस्ट इस हिसाब से लो कि भाई मैं एक साल में जनरली कितनी शर्ट पहन सकता हूँ। कोई भी हमारे जैसा व्यक्ति एक 7-8 शर्ट और 5-6 टी शर्ट से ज्यादा नहीं यूज करता। ट्राउजर्स में 3-4 ट्राउजर्स, 2 फॉर्मल, 2, तो आप उतने पे स्टक रहो ना। क्यों आपको मल्टीपल चीजें खरीदनी है? हाँ, कभी कोई बड़ा ओकेजन आ गया, कोई कुछ आ गया तो यू कैन बाय फॉर दैट। तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अच्छा आज वो आ गया डीमन जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर, मेरे हिसाब से डीमन है सबसे बड़ा, क्योंकि वो आपको वो चीज अलाउ कर रहा है कि आप मल्टीपल टाइम्स अपने ईएमआई को बढ़ा सकते हो। मेरे को फोन पसंद आया, चलो जी इसको फोन पे, इस पे बीएनपीएल पे डाल देते हैं। अच्छा मुझे तो घड़ी पसंद आ गई, चलो मैं बीएनपीएल पे डाल देता हूँ। अच्छा मैं तो ये चीज पसंद आ गई, मैं इसको बीएनपीएल पे डाल देता हूँ। तो व्हेन विल यू बिकम फाइनेंशियली फ्री? करेक्ट। At the salary of 40,000, 50,000, if your life EMI, these on BNPL EMIs 20-20 हजार रुपए जा रही है, तो आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते। तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मेरे को एक फोन लेना है, आईफोन लेना है 1 लाख रुपए का है, तो व्हाट शुड बी माय मंथली इनकम कि मैं इतनी मंथली इनकम कमा रहा हूँ तब जाके मैं 1 लाख का फोन अफोर्ड कर सकता हूँ? आप देखिए इसको, लाइफ को ना नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट में बांट दीजिए। ठीक है, नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एंड मेरी खुद की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट। ओके, तो प्रॉफिट्स फर्स्ट है ना, एक माइंडसेट अप्रोच है। जैसे इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स, राइट। पर लोग क्या कहते हैं, पहले इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस, मतलब पहले सेव कर लो। okay. तो यही प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच है। आप एक काम करो, आप ये तय कर लो मेरी आमदनी में से मैं 25 से 30% मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। कहां करना है उस पर बाद में चर्चा करते हैं, पर ये 100 रुपए में से 30 रुपए तो मेरे है ही नहीं। करेक्ट, ये नहीं है, ये मेरा फ्यूचर के लिए। अब 70 बचे, अब 70 में से आपको खाना खाना है, बेसिक रेंट लेना है, आपको बेसिक चीजें करनी है, वो है आपकी नीड्स। फिर जो बचा वो आपका वांट्स। तो कोई चक्कर नहीं, आप, मैं कहता हूं आप अपनी इनकम इतनी अच्छी कर लो कि एक क्या आप हर महीने एक आईफोन खरीदो, पर ये रेशियो के हिसाब से चलो। आज ऐसा नहीं है मैं लग्जरी नहीं खरीदता, मैं लग्जरी बिल्कुल खरीदता हूं, पर मेरी वो इनकम इस तरह से बटी हुई है कि मेरी वांट्स के लिए एक सेक्शन है जिससे मेरे को दुख नहीं होता कि यार मैं अगर इस पे खर्च कर दूंगा तो मतलब मेरे। आपकी सबसे मोस्ट लग्जरी आइटम कौन सी है? सी ऑब्वियसली एक कार अच्छी रखी हुई है, फॉर्च्यूनर है, या फिर फोन्स हैं 2, प्लस मेरे स्टूडियो डिवाइसेस हैं जो बहुत महंगे हैं। तो इस तरह से चीजें हैं, कुछ चीजें निवेश हैं, कुछ चीजें खर्चे हैं, बट मैं ब्लेटेंट एक्सपेंसेस करता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा क्यूरेटेड रहता हूँ एक्सपेंसेस में। तो बेसिकली जैसे मैं आजकल के यूथ में देखता हूँ, वो लोग योलो वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, यू ओनली लिव वंस। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द डीमन कि ये थॉट प्रोसेस में तुम जो चीज कमा भी नहीं रहे हो या जो जिस चीज का पैसा नहीं है तुम्हारे पास उस पर भी खर्चा कर रहे हो, और आने वाले टाइम का जो तुम्हारा कमाने वाला पैसा है उसको भी तुम आज ही खर्च कर रहे हो। बिल्कुल, सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दैट रॉन्ग थिंग दैट दे आर डूइंग। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि यू नो यू हैव अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम और आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, आपके अंदर ये प्रोसेस आया कहाँ से? आई एम प्रीटी श्योर कि डे वन से आप ऐसे नहीं सोचते हो जैसे आज सोचते हो। सो हाउ डिड यू डेवलप दिस एंटायर माइंडसेट कि मेरे को ये चीज इस तरीके से प्लान आउट करनी है एंड अब मैं जाके खुद को बोल पा रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ? See, frugality and extra income were always ingrained in me somehow. मैं जब 7th standard में था, मतलब I would have this, I'm talking about like 1997. Okay, ठीक है. Suddenly I sound very old. A lot of people who are hearing me must be born after that. I'm 96 born, so हाँ, मतलब close to when you were born, maybe a year old when you were. So I started teaching. Okay.
तो आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मेरे को हमेशा वो था कि भाई टीचिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम Correct. बनेगी, तो मैं तब आई यूज्ड टू ट्रेन इन क्लासिकल म्यूजिक, सो आई यूज्ड टू टीच समबडी इन क्लासिकल म्यूजिक. आई रिमेंबर यूज्ड टू मेक 175 रुपीस पर आवर. ओह, तो मेरा 4 घंटे का होता था महीने का, तो 700 रुपए में महीने का कमाता था 1997 में. तो इट्स जस्ट टेक केयर ऑफ माय बेसिक एक्सपेंसेस, बस में जाना है, स्कूल जाना है, ये करना है. तब लाइफ इज सिंपल थी. so you were funding your school expenses? Yes, I was funding my school Great, expenses. amazing. So my school fees were at that time 5 rupees in per month in 5th standard, 6 rupees Correct, per month in 6th standard, ऐसे होती थी. Right. तो तब वो फंड हो रही थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था. Then after that when I finished my 12th, तो अगेन आई वाज नॉट इन अ वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज, मेरे को मेरिट मिला था. Okay. तो मैंने इंजीनियरिंग करी. इंजीनियरिंग में मेरा टोटल एक्सपेंस फॉर 4 years was 56,000 rupees. Okay. And my son's 1 month fees today is 40,000 rupees. तो मतलब उस लेवल का अब फर्क हो चुका Difference है, है right. एजुकेशन में. तो 56,000 में हो गया. फिर मैंने IMS में पढ़ाना चालू कर दिया, जहाँ पे मैं Okay. कैट की कोचिंग करता This था. is during your college? जस्ट आफ्टर माय इंजीनियरिंग एंड बिफोर आई गॉट इनटू MBA. Okay, all right. तो वो 2 महीने मैंने जम के पढ़ाया. Okay. तो आई यूज्ड टू मेक 300 rupees an hour there, Okay. and I used to do almost 200 hours every month. Okay. तो 60,000 rupees पर मंथ कमाता था. तब मेरे दोस्त TCS में लगे थे 18,000 की सैलरी पे. So जब आपका ये पीरियड था उस समय आप कहीं जॉब भी कर रहे थे कि ओनली टीचिंग? नहीं, दिस वाज इट वाज ओनली टीचिंग. Okay. और मेरा इंजीनियरिंग के बाद MBA चालू होने वाला था, तो वो Okay. 2-3 महीने का ब्रेक था मेरे गैप पास. था. Okay. तो उस टाइम IMS ने मुझे हायर किया था Okay. टू got ट्रेन it. देयर कैट स्टूडेंट्स. Okay. तो दैट टाइम आई स्टार्टेड विद 300 You're rupees. also a student of IMS? No, I was not a Okay. student of IMS. Okay. Rather, I think I didn't take any classes for Okay. CAT और ये सब के लिए. तो मैथ्स मेरा हमेशा से अच्छा था, तो Right. that's what helped me. So these things were ingrained in me. Okay. Second, my father, as I said, my father was very financially active. Right. So he used to invest a lot. He used to buy shares, sell shares, and at that time, buying shares, selling shares इतना आसान नहीं था. Right. आपको वो डीमैट में जाके पहले वो चढ़ाना पड़ता था, तो मैं चाहता था. Okay. सारा क्लरिकल काम जितना होता था वो मैं करता था, जब डिजिटाइजेशन हुआ नहीं था, बिफोर Right. 2002. तो डिजिटाइजेशन 2002 के बाद चालू हुआ, तो थोड़ी लाइफ इजी हुई. बैंक में पेन स्लिप भरता था मैं, यानी मैं उसमें से चेक भरना है. Right. तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे फादर ने मुझे सिखा दी थी, फोर्स Correct. करके. पासबुक अपडेट करके ले आज आओ. के 21 साल के लोगों को नहीं कुछ आती नहीं होगी. आता ये सब, बट चलो Right. तब अब तो वैसे भी इंटरनेट आ गया है, लोगों के तो पास हो जाता अकाउंट है. है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो गया. Right. बट दीज थिंग्स एक्चुअली टॉट मी हाउ टू बैंक, व्हाट इज अ Right. बैंक, हाउ टू एंटर अ बैंक, हु इज अ टेलर. Right. तो ये सब चीजें ना आप करके ही सीखते हो. Right. कोई एकेडमिक बुक आपको नहीं सिखा Correct. सकती. तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला. फादर को मैं इन्वेस्ट करते हुए देखता था. तो फर्स्ट शेयर आई बॉट वाज इन द ईयर 2006. Okay. एंड इट वाज GMR Infra, I still remember. तो Okay. आज मेरे को 18 साल हो गए हैं इन्वेस्ट करते हुए. So you still in the stock अभी भी है आपके पोर्टफोलियो में? नहीं, GMR Okay. Infra में तो उस टाइम पैसे मैंने निकाल दिया. Okay. मेरे को बाहर जाना था पढ़ाई करने, तो थोड़ा पैसा Right, जमा right. करना, तो निकाल के बेच के. So आपने फिर MBA किया. MBA के बाद वर्कफोर्स में आप कहाँ पे काम तो किया? आई स्टार्टेड माय जॉब जर्नी इन 2008. Okay. 2006-8 मेरा बैच था. Okay. So lucky थे आप एक तरीके सुपर से. लकी था. मतलब 2007 वाज द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू गेट अ जॉब. Right. तो उसी टाइम हमारा प्लेसमेंट सीजन था. Right. तो आई गॉट 6-7 ऑफर्स, बट आई चोज टू गेट इनटू रियल एस्टेट. Really? तो Okay. हाँ, तब मैं बॉम्बे बेस्ड एक फर्म है रहेजा यूनिवर्सल, Okay. स्टार्टेड वर्किंग विद देम. उधर भी एक बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा किस्सा हुआ. ये था कि द बैच वाज अबाउट टू गेट ओवर इन जून. द कॉलेज वाज अबाउट टू गेट Correct. ओवर इन जून. तो रहेजाज ने लेटर लिख दिया कि हमें ये कैंडिडेट जनवरी से चाहिए, Okay. 4th सेमेस्टर में चाहिए. Reason being real estate का boom था उस उस समय. टाइम में उनको चाहिए था बिकॉज़ दे वर गोइंग फॉर एन IPO. तो दे Okay. सेड कि यार हम तो IPO के लिए हायर कर रहे हैं, हमारा मेहनत अभी सारी अभी है, तो अभी ये बाद में जून में आएगा, तब तक हम क्या करेंगे. Correct. तो वो जनवरी में मैंने फिर कॉलेज में रिक्वेस्ट करी, तो मान गए कॉलेज, बिकॉज दे वांटेड देम टू कम नेक्स्ट ईयर Mhm. प्लेसमेंट के लिए, सब के लिए. तो कॉलेज वाज काइंड इनफ टू से ओके टू मी, एंड मैंने जाके रहेजाज ज्वाइन किया. और जनवरी से लेके जून तक आई अर्नड मोर देन व्हाट आई स्पेंट फॉर 2 years in MBA. Okay. क्या है numbers ये? तो मेरा MBA टोटल था 2.5 लाख रुपए का, Okay. दोनों साल मिला के. Okay. और मेरी सैलरी थी साल की 7 लाख रुपए. तो जनवरी जून 3.5 लाख रुपए मैं कमा चुका था. 3.5 गुना हो हाँ, गया. मतलब मैंने Alright. निकाल ही दिया. मतलब जो Okay. बिफोर MBA फिनिश्ड आई टुक आउट द फीस. पता नहीं गॉड्स प्लान, मतलब ऐसे कहूंगा. Right. So I think 3 months का payback period था, और आजकल के टाइम पे लोगों का payback period जब बाहर 5-5 साल का है, 5-5 साल 5-6 साल का है. Correct. तो वो एक बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ. तो आई जॉइन रहेजाज. फ्रॉम रहेजाज आई जंप टू कनकियास. फ्रॉम कनकियास आई जंप टू ओमकार. These were again real estate firms. All real estate. All real estate. My early part of my career was for 11-12 years was only in real estate. Okay. तो ये 11-12 साल में रियल एस्टेट में 3-4 कंपनी से, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया 2014 में. Okay. एंड फ्रॉम 2014 to 2017 or 17 I was in a real estate firm In Delhi again. in Delhi itself. Okay. तो उसके बाद मैंने उसके बाद एक और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और मैंने कंसल्टिंग करी कुछ अपने रियल एस्टेट कंपनीज को. Okay. और फिर उसके बाद SMEs को कोचिंग करी, और फिर अपना काम चालू किया. Okay. So given आपने real estate cycle इतना closely observe किया है,
ये साइकिल एग्जैक्टली है क्या, मतलब मैं जितना देखता हूँ रियल एस्टेट साइकिल, मुझे लगता है कि शायद कोई पैचेस में अच्छा कर रहा है, कोई एरिया अच्छी कर रही है, बट ओवरऑल साइकिल कभी भी जब देखा जाता है या फिर एज एन एसेट क्लास देखा जाता है तो 6-7% से ज्यादा रिटर्न दिखता नहीं है। तो एग्जैक्टली साइकिल है क्या, लोग अगर इन्वेस्ट भी करना चाहे तो सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताओ। मेरे कुछ बिलीव्स है रियल एस्टेट को लेकर। सबसे पहला बिलीफ है कि रियल एस्टेट में अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ओके, अपार्टमेंट इज फॉर लिविंग। अगर आपको रहना है, जीना है, आपको लगता है कि मैं इधर ही स्टेशन हूं फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, एक रीजनेबल साइज का घर लेके आप रहना चाहते हो, तो इट इज वायबल टू टेक अ हाउस। बट यू कैन नॉट कंसिडर इट कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट। उसके दो कारण है। एक तो अपार्टमेंट अप्रिसिएशन बहुत कम होता है ओवर 10-20 ईयर, ठीक है, तो आपने जो नंबर दिया वो बिल्कुल सही है, 6 से 7% होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसका रेंटल यील्ड बहुत कम होता है, तो 2 से 3% का रेंटल यील्ड होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि रियल एस्टेट इज अ रिप्लेसमेंट एसेट। जब आप रिप्लेसमेंट एसेट बोलते हो तो यानी कि अगर आज आपने अपना घर 2 करोड़ में बेचा, तो आप अगर फिर से 2 बेडरूम का एक घर खरीदने जाओगे तो वो 2 करोड़ का ही मिलेगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आपकी लोकेलिटी में आपने तो 2 करोड़ में बेचा और कोई और 1 करोड़ में बेच रहा है, तो इट्स अ रिप्लेसमेंट एसेट, तो आपकी कोई उसमें वृद्धि नहीं होगी। पर शेयर बाजार में क्या होता है कि आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, वो 200 हो गया, आपने 200 में बेच दिया, अब आपने नया शेयर पकड़ लिया जो बहुत अच्छा शेयर है, उसको आपने 100 पे खरीदा, फिर से 200 पे बेच दिया। तो रियल एस्टेट में, सॉरी, शेयर मार्केट में प्योरली रिप्लेसमेंट नहीं है, रियल एस्टेट इज अ रिप्लेसमेंट एसेट। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से मैं हमेशा से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से दूर रहा हूं। एक ही बार जिंदगी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की थी, 2010 में घर खरीदा था, 14 में जैसे बन गया मैंने बेच दिया, ना मेक रीजनेबल रिटर्न्स। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, बट क्या आपको ये पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। मिस्टर संजय कंथुरिया ने अपसर्च के साथ मिलकर एक कोर्स बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, जिसे यूज करके आप भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। उन्होंने करेक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सेट करना सिखाया है ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर सको। इसके साथ उन्होंने काफी सारे बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी शेयर करे हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एनरोल करें और पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मतलब जैसे अक्सर ये देखा जाता है, जैसे हम स्टॉक मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बायस्ड है कि इससे बेटर रिटर्न्स कहीं बन ही नहीं सकते, ऐसे नहीं। तो आप जब रियल एस्टेट साइकिल में 15 साल साथ में थे तो वो बायसेंस आप में डेवलप नहीं हुआ कि रियल एस्टेट में मेरा पैसा जाना चाहिए बिकॉज मैं ये साइकिल से इतना जुड़ा हुआ हूँ, एसेट क्लास को इतना क्लोजली देख रहा हूँ। तो आपने कहा कि एक ही इन्वेस्टमेंट आपने डाला और निकाल दिया, तो वो कभी बायसनेस नहीं आया? आई थिंक क्या होता है, कभी कभी ना जब आप जिस दुकान में काम कर रहे होते हो, किस हलवाई की दुकान में काम कर रहे होते हो, मीठा कम तो आपको पता होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप कहते हो यार खाना नहीं चाहिए ऐसी चीजें। तो आई थिंक मैं रियल एस्टेट में था तो मेरे को रियल एस्टेट के रिस्क बहुत सिग्निफिकेंटली पता था कि एक तो बिना डीले के कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं, राइट, ठीक है। अगर आप कोई भी जगह घर लो, आज तो चलो रेरा के बाद सिचुएशंस हैव स्टिल इम्प्रूव, तो बिना डीले के रियल एस्टेट में होता नहीं। सेकंड चीज है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, 5% जीएसटी है, 5-6% स्टैम्प ड्यूटी है, 1-आधा% रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज लग जाता है, तो 11-12% आपका कॉस्ट लग जाता है। तो वो 11-12% की कॉस्ट मेरे घर के अपार्टमेंट में जोड़ देते हो, घर के कॉस्ट में जोड़ देते हो, उसके ब्रेक इवन करने में मेरी जान निकल जाएगी। 2 साल 3 साल का तो उसमें ब्रेक इवन है। तीसरी चीज ये है कि होम लोन्स आर एट द रेट ऑफ 9%, यील्ड इज एट द रेट ऑफ 2%, तो ये 7% का गैप कैसे पूरा करूं? अब वो अप्रिसिएशन जो हो रही है वो मैं खा थोड़ी रहा हूं यार, वो मेरा कैश फ्लो नहीं है, राइट। और मेरा माइंड हमेशा कहता है कि कैश फ्लो एसेट्स होने चाहिए। चौथी चीज है फ्रैक्शनल, तब अवेलेबल नहीं था रियल एस्टेट में, अब चलो फिर भी आ गया, रीट्स के माध्यम से आ गया है, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जॉइंटली फंडिंग उठाते हैं कोई प्रोजेक्ट में डालने के लिए, जो आपको 13-14% तक रिटर्न दे देते हैं, उसमें एटलीस्ट रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न मिल रहा है, कैश फ्लो मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें 2016-17 तक ऐसी नहीं थी फेवरेबल जो आपको रियल एस्टेट में इजी इन्वेस्टमेंट कर। अच्छा, अगर मैं किसी रियल एस्टेट डेवलपर के हूं, उसने कोई जमीन ली है, तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज है तो मैं आज पास जमीन लूं। बॉम्बे में कहां जमीन लूंगा, वो जमीन ही 100 करोड़ की है। तो अगर मैं आर्बिट्राज भी कर लूं तो मेरे पास 100 करोड़ तो हो जमीन खरीदने के लिए, कि चलो यहाँ पे कनकिया बिल्डिंग लाने वाला है, चलो यहाँ पे ओमकार बिल्डिंग लाने वाला है, तो वो आर्बिट्राज तो मैं खेल ही नहीं सकता यहाँ पे। तो लॉट ऑफ थिंग्स वर अगेंस्ट अ रिटेल इन्वेस्टर टू बाय इन रियल एस्टेट एंड पीपल गेट हैप्पी। मैंने 1 करोड़ में घर खरीदा था, आज वो 2 करोड़ हो गया। पहले आप देखो कितने साल में वो। दूसरा, ये आप बेच नहीं सकते। तीसरा, अगर आपने बेच दिया तो आपको सेम भाव में खरीदना पड़ेगा। चौथा, अगर आपने बेच दिया और कुछ नहीं किया तो सरकार उसमें से 20% टैक्स ले जाएगी। करेक्ट। तो बाय गॉड, मतलब दिस इज वेरी स्कैरी। तो अभी जैसे गुड़गांव में अपने देख रहे हैं, कोई ऐसे न्यूज आती रहती है, कोई फ्लैट डीएलएफ ने 10 करोड़ में निकाला, कोई फ्लैट 15 करोड़ में निकाला। तो ये एक बबल है या फिर एक्चुअल में लोग फ्लैट्स के लिए इतना विलिंग है पे करने के लिए? देखिए क्या होता है, पीपल डोंट पे फॉर द अपार्टमेंट, दे पे फॉर द नेबरहुड। ओके, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति 10 करोड़ पे कर रहा है तो उसको पता है कि बगल वाला भी 10 करोड़ वाला है। विराट अनुष्का शायद रह रहे होंगे। हाँ, मतलब एक XYZ सेट ऑफ कपल रह रहा होगा, तो वो लोग है ना घर को एक
इस तरह के इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि यार मैंने अगर एक भी डील इस पूरी बिल्डिंग में किसी के साथ कर ली तो मेरे 10 करोड़ तो वैसे ही वसूल हो जाएंगे। तो फॉर देम दे डोंट लुक एट इट प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि 10 करोड़ का घर खरीदे, बिकॉज वो नंबर्स जिनके पास 10 करोड़ है उनकी सोच बड़ी बहुत अलग होती है। Correct. वो ये चिंदी 2 करोड़ 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के Correct. लिए मतलब रिटर्न्स के लिए नहीं खेल Correct. रहे होते। उनका रहता है यार मैं अगर कमेलियस है उसका वो असेट वापस आएगा ही नहीं। Right. अगर डीएलएफ का कमेलियस एक बार बन रहा है तो वो दूसरी बार शायद नहीं बनेगा, या दूसरी बार बनेगा तो तीसरी बार नहीं बनेगा। वो गेम डीएलएफ खेल रहा है, वो गेम डीएलएफ खेल रहा है, उसने वो कैप्चर किया हुआ है। Okay. जैसे यहाँ वो गेम साउथ बॉम्बे में कुछ डेवलपर्स खेलते हैं, Right. बहुत अच्छा खेलते हैं। Right. शाहपुर जी पालन जी खेलता Right. है, ओबरॉय बहुत अच्छा खेलता Right. है, कल्पतरु बहुत अच्छा खेलता है। ये 3-4 बड़े डेवलपर्स हैं जो साउथ बॉम्बे का गेम खेलते हैं, जिनको पता होता है यार मेरे यहाँ XYZ पर्सन रहने वाला, मेरे यहाँ AM नायक रहेंगे, मेरे यहाँ चंदा कोचर पहले रहती Right. थी समझो कल्पतरु के एक बिल्डिंग में। तो इस तरह के लोग रहेंगे जिनके वजह से मेरे पास लोग वहां पे बिजनेस होंगे। आएगा या वहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास बहुत पैसा, बोला चल यार ये बिल्डिंग में लेता हूँ, यहाँ पे तो 3-4 बैंकर रहते हैं, यहाँ पे वो दीपक पारेख साहब रहते हैं, तो भाई जो बार वॉक पे मिलेंगे सुबह तो एक आधा सौदा हो जाएगा, बुक बन जाएगी 10 करोड़ की। हो गया 10 करोड़ रुपए अपना Right. निकल गया। तो तो दिस इज द पर्सपेक्टिव। तो डू यू प्रमोट दिस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। सी यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, हम्म। ठीक है। अगर आपके पास वेल्थ है, आप एक नेबरहुड शिफ्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको उनके साथ उनके जैसा बनना है, तो उनके साथ रहना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपको एवरीथिंग इन लाइफ इज एसोसिएशन। आप किसके साथ एसोसिएट करते हो ना, उससे ही आपकी ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ सेट होती है। आप भी देखोगे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। कुछ होंगे लेजी होंगे, उठेंगे नहीं सुबह, फिर रात को उनको पार्टी चाहिए। तो Right. यू हैव दैट। अब किस एसोसिएशन में आपको जाना है, दैट इज योर चॉइस। एवरेज ऑफ 5 पीपल वाला एवरेज ऑफ story, 5 पीपल, बिल्कुल एकदम स्टोरी बिल्कुल। सही है। करेक्ट। यू चेंज द क्लब, यू चेंज योर टॉक्स। Right. वो कहते हैं ना, आप अपना And- क्लब बदलोगे तो टॉक्स एंड बदल वो आई जाएंगे। थिंक इमीडिएटली रियलाइज भी नहीं होता है, बट 2 साल तक आप जब एक अच्छे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ रहने लगते हो तो 2 साल बाद यू सी द चेंज इन योरसेल्फ, बिल्कुल। दैट यू आर टॉकिंग द राइट थिंग्स, यू आर Hmm. मीटिंग राइट पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग राइट पीपल। True. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। सो ऑन दैट लाइन ओनली, चलो रियल एस्टेट आपके इक्वेशन से अगर आउट है तो हाउ डज योर पोर्टफोलियो लुक्स लाइक राइट नाउ? मतलब आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? See, my portfolio essentially is 100% equity. ओके, Okay. डायरेक्ट इक्विटी और हाँ, so direct equity is very less. ओके It's hardly 5 to 10% direct equity. The rest 90% is through mutual funds. ओके Very early 2008 I started doing mutual funds. तब मैं सिर्फ 2-2 हजार रुपए 2 फंड में डाले थे, HDFC था, which year is this? 2008। ओके तब SIP करना बहुत मुश्किल था। कोई आता था बैंकर, Paper, फॉर्म भरो, right. ये करो, आपका चेक लगाओ, पता नहीं 10 प्रॉब्लम्स थी। Right. तो उसमें 2 मैंने SIP करी थी, एक रिलायंस में करी थी और एक HDFC में करी थी। HDFC 2 महीने बाद पता नहीं लगनी बंद हो गई, फंड बंद हो गया। अपनी फंड नहीं, पता नहीं वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर मैंने Okay. उस पर भी ध्यान नहीं दिया। ओके, रिलायंस वाली चलती रही Okay. निपॉन के नाम से चली। निपॉन नहीं, तब भी रिलायंस थी। Okay. निपॉन तो आई थिंक रिसेंटली 16-17 में हुआ था, तो चल रही थी। Okay. दैट दिस आई एम टॉकिंग 2008। ओके, तो बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न। अब अपने को पता ही नहीं अपन, क्योंकि तब इंटरनेट पे इजी नहीं था देखना। राइट फॉर्म एक वो आता था, अकाउंट स्टेटमेंट आता था, वो खोलते ही नहीं थे। राइट तो कुछ टाइम बाद अराउंड अबाउट 2012-13 आई जस्ट हैपन टू ओपन दैट ओके कि चलो देखते हैं क्या हुआ। हम्म। तो 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं भाई। तो देखा तो वो पैसे तो करीबन 2.5 लाख रुपए के रेंज में हो गए थे। तो मैंने IRR निकाला, वो तो आता ही था अपने को, राइट एक्सेल पे IRR निकाला। Right. IRR वाज 19%। ओके तो आई सेड यार दिमाग नहीं लगाया, एक बार नहीं देखा, वो चुपचाप पैसा जा रहा है और 19% का एनुअलाइज्ड रिटर्न आजकल के फंड मैनेजर्स ट्राई करते हैं अचीव करने का। कि भाई 19% हो जाए, बहुत बड़ी Right. बात। तो मुझे रियलाइज हो गया भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इन लोग के पास अपने से ज्यादा दिमाग है, हम्म, इन लोग के पास अपने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन लोग में इमोशंस नहीं है, ये सौदा कर काटना जानते हैं, लॉसेस Right. लेना जानते हैं, इनको पैसा दे दो। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड माय Right. SIP। और आई थिंक इमोशंस जब दूसरों के पैसों पे होते हैं तो कम ही होते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल। फंड मैनेजर दूसरे के पैसों में इन्वेस्ट कर रहा है या बिल्कुल। फिर बाय सेल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर का इमोशन मेरे पैसे पे कम होगा। हाँ, बट जैसे ही मैं मेरा पैसा लगा रहा तो हूँ आप इमोशनल हो जाते हो। राइट एक बार वो एक बड़ी अच्छी बात हुई, हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमारा एक थोड़ा सा अमीर दोस्त था, हम्म। तो वो सेंट्रो लेके आया ओके अपने पापा की। तो मेरे एक दूसरे दोस्त को बहुत वो था कि भाई मैं चलाऊंगा। तो जैसे वो बैठा तो मेरा दूसरा दोस्त टेंशन में कि फोड़ ना दे। हम्म। तो जो चला रहा था दोस्त बोलता है तू टेंशन मत ले यार, मैं अपनी समझ के चलाऊंगा। बोलता है नहीं, तू मेरी समझ के चला तब तू ठीक से चलाएगा। तो इसमें क्या होता है, इमोशंस प्ले करते हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट्स में। जब आप दूसरे के पैसे पे होते हैं आप डिसीजंस ठीक ले लेते हो। करेक्ट। तो आपने सही कहा ये बात। तो सो एक हो गया आपका SIP वाला, वो अभी भी कंटिन्यू हाँ, है? वो कंटिन्यू है, वो स्केल हुआ है। ओके पिछले 10 इयर्स में 10 टाइम्स कर दिया है। ओके 8 इयर्स में 10 टाइम्स कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पोर्टफोलियो में हाउ मच ऑफ अदर एसेट क्लास यू हैव? गोल्ड है या कुछ है? So gold would be in the range of around about 5 to 7%. ओके And that would be mostly physical gold. ओके ठीक है, मोस्टली फिजिकल गोल्ड होता है।
और उसके अलावा अगर मैं बॉन्ड्स और एफडीज ये सब देखूं तो मैं बहुत कम रखता हूँ, ओके बिकॉज आई पर्सनली नो हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस, राइट तो आई एम अ वेरी हैवी ऑप्शन सेलर। ओके तो मैं जितना एफडी का कैपिटल होता है वो सारा उठा के ऑप्शंस में डाल देता हूँ, तो ऑप्शंस में आराम से सेलिंग करता हूँ पैसिवली, उसमें आई कैन मेक अ रिटर्न ऑफ 2 to 3% per month, तो वो मैं So निकाल लेता हूँ। 7% is gold, 93% is equity, Hmm. and in that 93% only 5-6% is direct stocks, हाँ, and rest is 85% जितना is mutual funds. So mutual Absolutely. funds में कैसे आप fund selection आप खुद से करते हो या फिर do you have some advisor जो आपके लिए करता है? प्योरली खुद से करता हूँ। Okay. आई अंडरस्टैंड फंड्स रिटर्न्स, आई अंडरस्टैंड कौन मैनेज कर रहा है उसको, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर एसेट एलोकेशन, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं सीएफए हूँ तो मैं Right. थोड़ा ये सब चीजें देख लेता हूँ। और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देखता हूँ, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ी चीज है। Correct. मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। टुडे इफ माय फंड इज 5 crore rupees, Right. अगर मेरा फीस इज 1%, तो दैट मींस दे आर टेकिंग 5 lakh rupees from me every month, every year. Every year. If the same is 0.5%, I will save 2.5 lakh रुपए साल का, Right. which is 20,000 a month. अगर मैं 20,000 a month की 10-20 साल की एसआईपी कर दूं तो वो 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ हो तो मुझे इतना बड़ा फटका पड़ जाएगा वो 20,000 के नाम पे। Correct. उनके लिए वो 0.5% है, मेरे लिए बहुत Correct. बड़ा नंबर हो जाता है। Correct. तो मैं एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान में Correct. रखता हूं। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अभी स्मॉल कंपनीज विल बिकम बिग। Okay. ठीक है, तो मैं स्मॉल कंपनीज पे बेट करना पसंद करता हूं, Okay. बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस इन मी कि मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले द नेक्स्ट 10-15 Right. years इन द मार्केट। So आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है आपकी कोई कंजम्पशन नीड्स भी इस पोर्टफोलियो से मीट होती है या फिर इट इज प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? This is purely from investment perspective. ओके ओके I have passive income which I generate from options trading. ओके I have passive income through some debt which I have given to my some businesses, ओके which is a high yielding debt, 18 to 21% के Correct. debts होते हैं ये। ओके तो उससे मेरा घर Okay. चलता है। Plus I have active income. I do a lot of Okay. consultings and Right. classes and all that things. तो उससे भी मेरा सो इन्वेस्टमेंट को टच बिल्कुल नहीं, नहीं वो करना तो अपना पड़ता। उसूल है कि मतलब वो 50 की उम्र तक टच नहीं करना। So Okay. next 10 years it's only going to take money from me, राइट राइट and after that whatever. आपने जो ऑप्शन सेलिंग का बात किया, सो हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। हमारे ही नहीं, हर प्लेटफॉर्म Yes, का आई थिंक absolutely. अभी ये स्टोरी होगा कि ऑप्शंस के ट्रेडर्स बहुत ज्यादा होंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रैटेजी की मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं जो मैं एफडी में डालना चाह रहा था, बट उसकी जगह आपने कहा कि ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। सो क्या स्ट्रैटेजी मैं बनाऊं कि इससे मैं एफडी से बेटर रिटर्न यील्ड कर लूं और मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर लूं जिसमें इतना रिस्क भी ना हो? बहुत बढ़िया। सी तो 2008 में मैंने पहला ऑप्शन खरीदा था, तो गलती वही होगी कि पहले अपना ऑप्शन खरीदा था। ओके तो जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आप ऑड्स आर टोटली स्टैक्ड अगेंस्ट यू, राइट ठीक है। योर विनिंग इज टोटली डिपेंडेंट कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो आएगा तो आएगा। आप जीतोगे। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, प्लेटफॉर्म है सेंसिबल, आप उस पर जाओ, हम्म। कुछ भी अंडरलाइन ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, निफ्टी ले लो, कुछ स्टॉक Correct. ले लो, कुछ भी ले लो, और उसमें एटीएम का कॉल खरीदो ओके और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो। ओके एटीएम की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, एटीएम, एट द मनी वाले की, ठीक है, एट द मनी वाले की हम्म। प्रोबेबिलिटी 33% होती है ओके जब आप बाय करते हो। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 33%, हम्म। तो बची हुई 67 किसकी है? सेलर की, That's it. क्योंकि इट्स जीरो सम गेम। तो जब आप एटीएम के कॉल पुट में 33 मतलब 1 out of 3 टाइम्स पैसा बनाओगे और वो Right. 2 out of 3 टाइम्स पैसा Right. बनाएगा, तो सेलर बनो ना भाई, Right. क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर कैपिटल का प्रॉब्लम, हाँ, कैपिटल का प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। Right. उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे एक आयरन कॉन्डोर करके स्ट्रैटेजी। ओके तो आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी क्या करती है कि आप स्ट्रैंगल करते हो, ओके आप दूर का कॉल बेचते हो, दूर का पुट बेचते हो, ओके और उसके बाद अगर उसको ओपन रख दोगे, जैसे हम अनहेज्ड हाँ. कहते हैं, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है 1 से 1.5 लाख रुपए, ओके ठीक है। बट अगर आप उसमें थोड़ा और आगे जाके कॉल और पुट खरीद लो, ओके वो आप सेंसिबल पे चेक कर सकते हो, आयरन हम्म, कॉन्डोर करके एक right. स्ट्रैटेजी बन जाएगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट सडनली 1 लाख 1.25 लाख से 50,000 की हो जाती है। ओके पर अगर मेरा तो आपको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मेरी हम्म, क्लासेस में भी ये इंस्ट्रक्शन है, मैं तो उस स्टूडेंट को ही नहीं लेता जिसका ट्रेडिंग कैपिटल 2.5 लाख से नीचे है। ओके मैं अगर आप 2.5 लाख से नीचे कैपिटल लगा रहे हो ना, हम्म, तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप मत आओ इस Right. मार्केट में। और ये 2.5 लाख भी बोरोड नहीं होना चाहिए, खुद ये का। आपका खुद का होना चाहिए, आपके शेयर्स आप बेच दो, कुछ करो। Right. पर सब पॉइंट ये है कि मैं ऐसे व्यक्ति को प्रमोट ही नहीं करता जो 2-3-5 हजार रुपए के साथ खेलता है, Right. क्योंकि उसने हारना ही हारना है। Right. बिकॉज अभी भी यही कह रहा है, 100 में से 90 लोग हार रहे हैं, ठीक है। Right. तो जो ऑप्शन बाइंग सिखा रहे हैं, देखो हम्म। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, हम्म, पर आप समझो कि उनकी जो मानसिकता है बायर की, हम्म, जो एज अ ट्रेनर सिखा रहा है, हम्म। हमने पीछे किस्से सुन लिए, बहुत सारे ट्रेनर्स के Right. भी ट्रेडिंग वो निकले तो ठीक नहीं निकले। Yes. तो पॉइंट ये है कि अगर वो सिखा रहे तो हो सकता है उसका पर्सनल माइंडसेट, Right. उसका पर्सनल ट्रेड सेटअप, उसका लॉस लेने का हिम्मत वो सबसे ज्यादा हो। करेक्ट और वो एक बंदे को सिखा रहा है जिसकी मानसिकता डेवलप नहीं हुई। राइट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट इमोशंस। राइट स्किल बहुत जल्दी सीख जाओगे आप, बहुत हल्की चीज है, बच्चों वाली चीज है, 2 + 2 = 4 वाली चीज है। करेक्ट पर वो मानसिकता लाना, लॉस काटना, अभी मैंने इन्फोसिस की एक पोजीशन ली हुई थी, 55,000 रुपए का लॉस हुआ 2 दिन के अंदर, ओके
ठीक है, हिम्मत नहीं होती उस पोजीशन को काटने की, पर काटी, जरूरत पड़ी, क्योंकि और अगर नहीं काटा होता तो 3 लाख का नुकसान होता। करेक्ट। एक बार नहीं काटी 10 लाख का नुकसान लिया। तो ये सारे लाइफ के लर्निंग्स है, अपन भी भगवान नहीं है, हमने भी गलतियां करी, सीखा, गलतियां करी, सीखा। अब इन्फोसिस में लगा उस दिन बटन 55,000 रुपए का, काटा तो काटा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे जब सेलिंग करते हैं तो बोलते हैं कि लॉसेस आपके होंगे कम बार, बट जब होंगे तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कैपिटल रिक्वायरमेंट उसी पर्पस से कह रहे हो कि अगर बड़ा कैपिटल होगा तो ये जो एक 1 आउट ऑफ 100 टाइम जब लॉस हो रहा है तो जो बड़ा लॉस हो रहा है उसको लेने की क्षमता। बिल्कुल। देखो, अगर आपके पास कैपिटल ही 1 लाख है और एक 25% का हिट आ गया तो एक तो आपका मनोबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है और फिर भी मेरे 2.5 लाख कम हो गया ना, मेरा मनोबल खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है यार मैं 7.5 लाख से ना फिर से गाड़ी चला दूंगा, मैं अगले 6 महीने में 10 लाख पहुंच जाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग से ही पहुंच जाऊंगा ठीक ठाक करके। तो पॉइंट ये है कि एज अ ऑप्शन सेलर आपके पास यस ये चांस होता है कि आपको बहुत एक्सट्रीम मूव्स मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसके भी हेजेस है, आप सीख लो, डाल लो अपने। और दूसरी बात ये, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं, आपको ज्यादा कमाना है या आपको ज्यादा देर कमाना है, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द टू। आप ज्यादा कमाने जाओगे आप कुछ नहीं कमा पाओगे, आप ज्यादा देर कमाओगे ना आप आराम से कमाते रहोगे। इवन इफ यू डबल योर मनी इन 3 years, व्हाट्स द प्रॉब्लम? And मतलब it's better than FD and the probability is high too, जैसे very high. My position's probability goes to 90 to 95%. तब 90 to 95% में भी नहीं जीतेंगे तो फिर तो कुछ मैसिव हुआ होगा, और उसमें अकेला मैं नहीं मरूंगा, बहुत लोग मरेंगे, लग बहुत खराब और लक खराब होगा मेरा, और मेरा बोरोड कैपिटल नहीं है, तो अगर 10% वाइप आउट भी हो गए तो फिर कोई परवाह नहीं पड़ती। राइट। ऑन द सेम लाइंस, जैसे हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक फायर करके कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स का बता सकते हो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे इसको निकाल सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट इफ आई वांट टू रिटायर अर्ली तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं इसे? देखो, एक तो ना मुझे अमेरिकन्स की एक बात बहुत पसंद है कि बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट को बड़ा ब्यूटीफुल नाम देके मैग्नीफाई कर देते हैं। करेक्ट। ठीक है, मेरे को तो मेरे फादर बचपन से बोलते रहे, बेटा जब तेरे पास 20-25 साल के पैसे हो जाए ना तो चुपचाप रिटायर कर लेना, वही होता है, बस वही है, दैट्स इट फायर। मतलब हमारे पेरेंट्स की सेइंग इज व्हाट हैज बीन पैकेज्ड वेरी ब्यूटीफुली बाय अमेरिकन्स एंड गिवन अ नेम। राइट। उनको नामकरण करना बहुत अच्छा आता है। और एंड देन सोल्ड फॉर अ 20,000 रुपी कोर्स टू अचीव योर फायर। तो हमें फायर का मतलब क्या है कि भाई आज अब अगर आप 6% आपका रिटर्न है एफडी का, ठीक है, 6% 7% अगर आप रिटर्न एफडी का पाते हो, उससे अगर आपका घर चल सकता है तो आप उतने के हिसाब से रिटायर हो जाओ, बस खत्म हो गई बात। तो अगर आपका घर चलता है भाई साल के 10 लाख रुपए में, तो 10 लाख रुपए का 6 से 7% 15 to 20 टाइम्स हो गया, तो 15-20 टाइम्स होगा तो आप रिटायर कर जाओ। करेक्ट। हाँ, अब आपको लगता है जी मेरी एक्सक्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बिल्ट इन कर लो। तो इसलिए लोग कहते हैं 25 साल की अगर आप करो, फिर अब उसको फैट फायर बोल दो कि 50 साल की हो गई, तो फिर लीन फायर बोल दो अगर 15 साल की हो गई, तो वो सब छोड़ दो। आप सिंपल रूल याद रखो, आज की जो आपकी लागत है, जितना आपका खर्चा है, उसका 25 गुना आपके पास होना चाहिए साल का, बस। 10 लाख है तो करीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ होगा। तो और उसके उस टाइम पे जब आप रिटायर करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका पर्पस क्लियर है, रिटायर करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पर्पस की। क्यों रिटायर हो गए, अब जरूरत नहीं है पैसे की, अब एफडी से पैसा आ रहा है, पैसिव से पैसा आ रहा है, 1.5 लाख रुपए बन रहे, 2 लाख रुपए बन रहे, अब करे क्या, सुबह उठ के करे क्या? तो अगर आप पर्पस ढूंढ लोगे तो पर्पस ढूंढ के फिर आप अपनी सेकंड इनिंग्स बहुत अच्छी खेल सकते हैं। तो जनरली लोग ये गलती शायद करते होंगे कि 40 तक कैपिटल तो अक्यूमुलेट हो गया जितना आगे जीने के लिए चाहिए, बट 40 के बाद, क्योंकि 40 तक अगर इंसान काम कर रहा है तो 41वें साल से वो बिल्कुल कुछ काम ना करे तो रहेगा कैसे? सही कह रहे हो। तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हो ना बहुत साल तक, तो आपके भेजे में ना अफीम चली जाती है। राइट। ही हैज बीन, और दैट एम्प्लॉयर हैज बीन इंजेक्टिंग दैट 1 मंथ 30th डे पे एक बहुत बड़ा वो इंजेक्शन डालता है जो पूरे महीने आपके डोपामिन को कंट्रोल करता है। अब सडनली आप उस डोपामिन से रिलीज होना चाहते हो, तो सबसे पहले तड़प आप में आने वाली है कि रोज हर महीने क्यों नहीं आ रहा है वो, पहले तो हर महीने क्यों नहीं आ रहा, और मैं सुबह उठ के करूं क्या? I had a wake up schedule at 6 a.m. 7 a.m. I used to go for a jog. I used to then get ready. I used to kiss my wife. I used to hug my child and मैं ऑफिस जाता था। अब वो सब खत्म हो गया भाई। अब तो मैं पढ़ा हूँ, सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ तो भी चलेगा, 10 बजे उठ रहा हूँ तो भी चलेगा। So for that, before you decide to retire, decide your purpose. अपना पर्पस डिसाइड कर लो कि आगे मैं लाइफ में करने के वाला हूँ। क्या मैं सोशल वर्क करने वाला हूँ, क्या मैं पॉलिटिक्स में जाने वाला हूँ, क्या मैं टीचर बनने वाला हूँ, क्या मैं खुद का बिजनेस चालू करने वाला हूँ। कुछ एक चीज तय कर लो जो अपने सोचे थे ना हमेशा कि यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, तो वो काश आ गया है। ओके। तो अब उस काश के लिए अपना आगे का तो पैशन कुछ फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से आप कह रहे हो। बिल्कुल। और एक और चीज है, मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट ये चीज बहुत लोग होता है कि जो शुरू का फेज होता है 20 से 50 साल का, उसमें जब लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो इतना खुश नहीं रहते, लेकिन जब वो पैशन को पैशन की तरह ट्रीट करते हैं 40-50 साल के बाद तो बहुत खुश रहते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे कि वाज
रियल एस्टेट योर पैशन एंड देन इट बिकेम योर प्रोफेशन, या फिर इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज योर पैशन? दिस सी आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर. ओके, ये मेरा बचपन से बहुत क्लियर पैशन था ये. एक्सट्रीम पैशन था. ओके, जो मैंने कहा 7th में मैं टीचर बन गया Right. था और उसके बाद मैंने फिर कॉलेज IMS के में बाद पढ़ाया. हाँ, राइट. The day I signed off from Wellinkers, within 2 months I became a faculty at Wellinkers. ओके, They called me back. One of my teachers called me Teachers back called and she you said, "You are very good. You start teaching the diploma students." राइट. तो मेरे में वो स्किल भी थी और मेरी चाह भी थी टीचर Right. बनने की. Somehow मैं कॉर्पोरेट में थोड़ा टाइम आ गया. मेरा सेकंड लव था नंबर्स. ओके, I can remember a person's number, but I cannot remember a person's name. ऐसा हो जाता है कभी कभी ओके, कि मैं अरे नाम भूल गया, चलो पर हाँ तेरा रेवेन्यू कितना था, 10 करोड़, हाँ याद आ गया. तो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी. चलो ठीक है, इट्स नेचुरल टू मी. तो नंबर से मेरा बहुत प्रेम था. तो जब मैं रियल एस्टेट में घुसा, आई स्टार्टेड माय करियर विद आशीष रहेजा, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रहेजा, एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज लाइक गॉड्स गिफ्ट टू मी टू बी वर्किंग विद मिस्टर आशीष रहेजा. ही वाज ब्रिलियंट विद नंबर्स. मतलब वो हम कैलकुलेटर उठाते थे, वो आंसर दे देते थे. राइट. तो वो मतलब बहुत आगे थे हमसे. Right. तो उनसे मैंने बहुत सीखा और वहां मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा नंबर्स को लेके. और मुझे रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट में 100 में से 99 लोगों को नंबर्स की समझ नहीं है. और जब आप देख रहे हो जो सबसे टॉप पे वो नंबर्स का गीक है, हाँ. तो अगर मैं भी हूँ तो कुछ सिंक हो जाता है वहाँ पे. बिल्कुल. तो बहुत मजा आया उनके साथ Right. मेरे को. और उस वजह से क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी. द एचओडी स्टार्टेड, आई वाज 23. तो Right. एचओडी स्टार्टेड लाइकिंग मी कि चल यार इसको नंबर्स आते हैं, आशीष के सामने ये हमारे तरफ से प्रेजेंटेशन कर दे. Right. एंड आई वाज रियली हेल्पिंग देम. तो मैं आई वाज ईयर टू आशीष रहेजा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसे आजकल चीफ ऑफ स्टाफ बोलते हैं. राइट, राइट. तो मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, तो मैं उनकी रिपोर्ट्स निकालना, प्रेजेंटेशंस बनाना, तो आई यूज्ड टू हेल्प माय एचओडीज अ लॉट. तो उनके साथ बहुत जोवियल और कॉर्डियल रिलेशनशिप बना मेरा. तो मेरा ना पैशन मिलता रहा. फिर मेरे को चांस मिला रियल एस्टेट एक्विजिशन का. एक्विजिशन में क्या होता है, 700 करोड़ की डील, 1000 करोड़ की डील. Okay. तो वो मैंने कनकिया में उसमें एक्विजिशन, कैसे लैंड एक्वायर करना, लैंड एक्वायर करना होता है, Okay. कोई फंसा हुआ प्रोजेक्ट एक्वायर करना Okay. होता है, उसकी एनालिसिस करनी, Okay. उसकी नेगोशिएशन करनी, उसकी लीगल की अंडरस्टैंडिंग करनी, उसका फोरकास्ट करना. तो बड़ा Right. मजा आता था. Right. तो मैं एक्सेल पूरा चलाता था, मैं फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता था. तो अगेन वेरी क्लोज टू माय पैशन. Right. ठीक है. फिर मैंने सीएफए कर ली बीच में. तो सीएफए करी, तो सीएफए करते करते मेरे को टीचिंग असाइनमेंट्स आ गए सीएफए के. तो Okay. मैंने सीएफए टीचिंग चालू कर दी. सेफ है इंडियन इंस्टीट्यूट के? नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट के नहीं, बहुत सारी क्लासेस Okay, जो alright. इंडिपेंडेंटली चलती Okay, हैं. तो उन alright. लोगों ने अप्रोच किया. फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ. तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है सुशांत सूरी, फिन गुरु Okay. चलाते हैं. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आके यहाँ पे सीएफए पढ़ा लो. ओके, तो मेरा बहुत अच्छा जर्नी रहा एज अ टीचर फाइनेंस चलता Okay. रहा मेरा. ऑलराइट. लास्ट में मैंने एसएमईज को कंसल्ट किया, तो उसको भी मैं फाइनेंस पे कंसल्ट करता था. ओके, और वहां मुझे मेरा पैशन मिल गया कि भाई हमें एक व्यापारी को और एक इंडिविजुअल को फाइनेंस में इंडिपेंडेंट करना है. Right. उनके लाइफ में पैसिव, उनके लाइफ में बिजनेस में फाइनेंस में जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करना है. ये मेरा पर्पस बन गया. और अब उस पर्पस को मैं फॉलो कर और रहा हूं. उसमें आपका पैशन टीचिंग वाला इंक्लूड हुई और टीचिंग हो गया, क्योंकि कंसल्टिंग इज एज गुड एज टीचिंग. Right. मतलब आप जब आप कंसल्ट Right. करते हो तो आप एक तो तरीके से आपने सुशांत सूरी का नाम लिया, तो मैं भी 2018 में सीएफए चार्टर होल्डर बना था. तो अच्छा. I've studied one level with him. ओह लवली, Yeah, ग्रेट यार, level दैट्स 2 अमेजिंग. level 2 पढ़ा था मैंने उनके अच्छा, साथ. ग्रेट. So मैं 2012 में चार्टर हुआ था. ओके, ऑलराइट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि आजकल के टाइम पे व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ जॉब और व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, तो राइट बॉस होना बहुत जरूरी है. आपकी बातों से समझ में आया कि दैट यू आर वेरी लकी टू हैव समवन एज रहेजा एज योर बॉस. सो हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक वो उनका इम्पैक्ट कितना रहा आपके एंटायर प्रोफेशनल जर्नी में? सी मैं इस पे भी आता हूँ, एनर्जीज पे. यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. अगर आप बॉस को गाली देते रहोगे तो आप एक ऐसा बॉस अट्रैक्ट कर लोगे जो आपको गाली देगा. राइट. अगर आप एक बॉस के लिए रिस्पेक्ट रखोगे, उसके लिए आदर सम्मान रखोगे, उसके आप समझोगे कि वो मेरा बॉस है, तो मैं सरेंडर हूं उसके लिए. राइट. उसको देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरिंग एंड क्वेश्चनिंग. राइट. ठीक है. कि हमारा क्या हो गया ना, आजकल की जनरेशन सोचती है कि हर चीज को क्वेश्चन करो. बट अगर आपका कोई बॉस है, अगर आप किसी को रिपोर्ट करो, तो वो क्यों कुछ रीजन से वहां है. राइट. ठीक है. तो आप क्वेश्चन मत करो, पहले आप सरेंडर करो और फिर उससे इंक्वायर करो कि सर अगर ये काम करना है तो ऐसे करना है, ऐसे करनी, ऐसे कर सकते हैं क्या. एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैड बॉस. राइट. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैड बॉस. यू ओनली अट्रैक्ट दैट एनर्जी Right. ऑफ बीइंग अ बैड और अ गुड बॉस. राइट. ठीक है. तो हाँ, एक अच्छा बॉस जब आता है, आप उसके साथ अच्छे से जेल कर जाते हो, तो वो आपके जीवन में आपको 10x की स्पीड पे आगे बढ़ा सकता है. राइट. बहुत इजीली बढ़ा सकता है. और ये सिर्फ बॉस के साथ नहीं है, ये मेंटर के साथ है, ये टीचर के साथ है, Colleagues ये के गुरु साथ के साथ है, ये काउंसलर के साथ है, कंसल्टेंट के साथ है. इफ यू होल्ड समबडी एट हाई रिस्पेक्ट एंड यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम देम, यू विल बी 10x Right. in next 1 year. That is why I have seen with the multiple cases कि किसी ने कोई जॉब छोड़ी है बिकॉज उनको वहाँ पे बॉस पसंद नहीं आया. And I have seen a pattern कि 2 साल बाद उन्होंने जहाँ नई जॉब की है वहाँ पे भी उनको बॉस Boss नहीं नहीं पसंद पसंद आया, फिर
तीसरी जॉब की वहां पे भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल, तो 4 अलग अलग जगह पे बॉस अच्छा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यस, मतलब गलती तेरे में भाई। मोस्ट लाइकली वो एनर्जी एक शायद है ना हमारे, देखो wrong। मैं शास्त्रों को बहुत हाँ। मानता हूँ, भगवत गीता में एक श्लोक है हम्म। जिसमें इट्स 440, फोर्थ चैप्टर का 40 हम्म। श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, ठीक है, हम्म। विच इज नॉलेज एंड कन्विक्शन, हम्म। इफ यू डोंट हैव नॉलेज एंड कन्विक्शन, ऐसी संशय आत्मा में यानी कि डाउटिंग सोल का विनाश हो जाता है। और ना या लोको अस्ति ना परो, मतलब ना ही इस लोक में ना अगले लोक में, ना इस जॉब में ना अगले जॉब में, ना इस रिलेशनशिप में ना अगले रिलेशनशिप में, you will never get happiness in life. So you have to first change yourself. Right. Don't just keep blaming the environment. There is something wrong with you, boss. तो वो पहले ठीक कर लो, फिर देखेंगे आगे। Correct. So on this very note, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जैसे हमारा जो ऑडियंस है मेनली वो 25 to 35 की एज ग्रुप वाला है, तो एक कुछ ऐसा सजेशन, एक ऐसा कुछ फीडबैक जो आप देना चाहते हो ये ऑडियंस को, ये एज ग्रुप को, ताकि वो थोड़ा सा बेटर अपने फाइनेंसेस प्लान कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंड आई विल टेक अ मिनट टू आंसर दिस। मैं इसमें स्टेप्स ले देता हूँ, और ये स्टेप्स मैं अपने क्लास में देता हूँ सबको। पहला स्टेप है अपने गोल्स को लिखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि बलून में भी एनर्जी होती है। आप बलून को फुगा दो, बहुत एनर्जी होती है, छोड़ो तो डायरेक्शनलेस होता है, डायरेक्शनलेस हो खत्म हो जाती है हाँ, एनर्जी खत्म भी हो जाती है और वो डायरेक्शनलेस, कहीं पहुंच ही नहीं पाता, वहां से चालू होगा पता चला वहीं जाके नीचे गिर गया घूम फिर के। तो ये क्यों होता है? बिकॉज उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो आप सबसे पहले जर्नल बनाओ और उस जर्नल में अपने लाइफ के गोल्स लिखो। मैं 3 साल बाद ये अचीव करना चाहता हूँ, 5 साल बाद ये अचीव करना चाहता हूँ, और उन गोल्स के आगे एक मटेरियल नंबर डाल दो कि भाई मेरे पास 3 साल में 10 लाख रुपए का कॉर्पस होना चाहिए, मेरे पास 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, ठीक है। फिर विजुअलाइजेशन करो, मैं उस पैसे से क्या करने वाला हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए महीने की पैसिव इनकम होगी तो मैं गार्डनिंग करूंगा, मेरा शौक है जी गार्डनिंग करना, मेरा बचपन से शौक था गार्डनिंग करना। अच्छा नहीं जी, मैं तो एक पेट पालूंगा, ठीक है, मैं पेट फादर बनूंगा या पेट मदर बनूंगी, ठीक है। तो लिखो आप ये बात कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए महीने होंगे तो मैं पेट मदर बन जाऊंगी। क्वांटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज कर, आपने पहले क्वांटिफाई कर दिया, नंबर दे दिया, उसके बाद आपने विजुअलाइज किया कि मैं उस पैसे से करूंगा क्या। आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो, आपको यार मैं तो 1 लाख रुपए आएगा तो मैं 40,000 की ईएमआई में मतलब मेरे को कौन सी गाड़ी मिल जाएगी, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा, या 70,000 की ईएमआई डाल के मैं कोई और बड़ी गाड़ी ऑडी ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग, बट यू राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट विजुअलाइज एंड लुक एट दैट जर्नल एवरी डैम डे ऑफ योर लाइफ। करेक्ट, ठीक है, because the moment you start having that visualization then you work towards it, your mind works towards it, the energies work towards it, ठीक है। वो एक कोबे ब्रायंट का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि if you know what you want the world becomes your library, right? तो अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए तो सब कुछ यही है, और आप ढूंढोगे भी वैसे ही, हाँ, और आपको मिल ही जाएगा। YouTube आपको सेम वीडियो दिखाएगा, Instagram आपको वही रील दिखाएगा, आपका एनर्जीज इतना अट्रैक्ट हो जाएगा ना कि आपको दिखने भी वही लग जाएगा, ठीक है। ये मेरा किया हुआ है, तो मैं तो मतलब आप बीती बता रहा हूँ। तो सेकंड है विजुअलाइज करो, थर्ड है लर्निंग लो, एडुकेट करो अपने आप को, ठीक है। बिकॉज वो कहते थे ना कि ड्रीम विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विजन विदाउट अ प्लान इज अ मियर ड्रीम, राइट। तो अब प्लान करो, प्लान के लिए पहले एजुकेट करो, पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं, एक हाई पैसिव इनकम स्किल डेवलप कर लो, ट्रेडिंग सीख लो, एडिटिंग सीख लो, कोई भी ऐसी चीज सीख लो जिससे आपको पैसे बन सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज, फिर उसके बाद उसमें उस एजुकेशन को लेके उस गोल की तरफ स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हो जाता सब कुछ, काम होना ही है, होएगा ही, इट इज अ गारंटी। एंड इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए इनका सबसे ज्यादा? देखिए, इफ यू आर यंग एंड यू आर सेइंग कि मैं 30% ऑफ द इनकम में या 20% फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना चाहता हूं, योर 70% ऑफ दैट 20% शुड गो इन स्मॉल एंड मिड कैप, ओके, बिकॉज यू आर यंग, यू कैन टेक दैट रिस्क। एंड इंडिया में आज एक 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी जो मार्केट कैप की है, उसका 10x होने का चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ रिलायंस, बिकॉज़ रिलायंस ऑलरेडी एट 20 लाख करोड़, राइट। तो उसको 2 करोड़ बनना पड़ेगा, तब जाके वो 10x होगी, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी कम है, हो सकता है हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी कम है। एक 1000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की डेफिनेटली हो सकती है, एक 500 करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ की डेफिनेटली हो सकती है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स होंगे कि भाई इनिशियली आप अपना एसेट एलोकेशन थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रखो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो तो अपना एसेट एलोकेशन शिफ्ट करके थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ, थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ले जाओ, और पैसिव इनकम बनाना सीखो, करेक्ट, पीरियड, मतलब वो तो करना ही करना। और पैसिव इनकम एक दो चीज हो जाती है, एक तो पैसिव इनकम आपके पास इनकम के तौर पे आती है, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या फिर डिविडेंड हो गया, और दूसरी तरह की इनकम होती है जो कि ग्रोथ के फॉर्म में दिखती है। तो कौन सी एज पे मेरे को वो ग्रोथ छोड़ के वो एक्चुअल में इनकम मेरे बैंक अकाउंट को हिट हो जाना चाहिए? देखिए, अगेन क्वेश्चन, जैसे इसको हम वो आजकल म्यूचुअल फंड्स में SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज इसको मैं सिंपल इक्वेशन देता हूं, अगर आप 20,000 रुपए महीना 20 साल के लिए डालते हो तो उसके अगले 20 साल तक आप 2 लाख रुपए महीना निकाल सकते हो, ओके, ठीक है, एट 12% मैंने कैलकुलेट किया।
15 हो गया तो और भी अच्छा 40 साल तो आपका 40 कवर हो गया ना, 40 साल कवर Right. हो गया, ठीक है। तो आपने 20 हजार डाला Right. 20 साल के लिए, एंड देन यू कैन टेक आउट 2 लाख रुपीस Okay. पर मंथ। अगर आप 2 लाख से कम रखोगे और वैसा 12% पे ग्रो किया हम्म। तो आपका कॉर्पस जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। ओके तो ये पावर है कंपाउंडिंग का। Right. तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझो कि Okay. और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग किक इन करती है 7th और 8th ईयर के बाद। करेक्ट तब तक वो रिजल्ट्स नहीं दिखाती, करेक्ट वो आपको चेक कर रही है, वो आपका पेशेंस चेक कर रही है। तो उस टाइम पे मत हारना, Correct. 7-8 साल मत हारना। उसके बाद दिन का जो आप एसआईपी रोज महीने का डालते हो ना, उतना आपका पोर्टफोलियो दिन में ऊपर नीचे होगा। अगर आप 20,000 एसआईपी डालते हो तो आप देखोगे आपका दिन में पोर्टफोलियो या तो 20,000 ऊपर होगा या 20,000 नीचे होगा, और आपको आदत हो जाएगी। आज मेरा पोर्टफोलियो एक मुझे याद है पीछे कुछ दिन मार्केट गिरी थी, तो ऑन वन सिंगल डे माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ड्रॉप बाय 13 लाख रुपीस। ओके बट आई नो कि वो 3 दिन में कवर हो जाएगा जब चालू होगा। तो ये सीख जाते हो आप, दिस रेजिलियंस यू बिल्ड। एंड मनी इज नॉट अबाउट numbers, money is about emotions. Right. So don't mix money and emotions. Learn to keep both of them separate. Correct. It's easier said than done. Practice लगेगा, पर धीरे धीरे आप कर लोगे। Thank you so much, Sanjay. Thank you. It was a pleasure having a conversation with you. Thank you so much. Thank you guys.